न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सत्याचा बुलंद आवाज। दिल्ली के मधुबन चौक पर जमा हुए हजारों निगम कर्मचारियों ने किया जबरदस्त प्रोटेस्ट, लगाया भारी जाम, पूरे रोहिणी इलाके में जाम। दिल्ली के मधुबन चौक पर जमा हुए हजारों निगम कर्मचारियों ने किया जबरदस्त प्रोटेस्ट, लगाया भारी जाम, पूरे रोहिणी इलाके में जाम। निगम के टीचर्स स्कूल छोड़कर आए सड़कों पर। कई महीनों से नहीं मिली है सैलरी, जनवरी तक की सैलरी की घोषणा, स्थायी समाधान नहीं है। आज निगम के रोहिणी जोन के आगे हजारों टीचर्स जमा हुए और मधुबन चौक तक करीब 5 किलोमीटर लंबा रास्ता सड़क पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लेकर आए और मधुबन चौक पर बैठ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला भी फूका। कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। रोहिणी, पीतमपुरा, मुबारक चौक की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। आज शिक्षकों में काफी गुस्सा देखने को मिला। जब तक समाधान नहीं होगा, टीचर्स क्लास नहीं लेंगे और सड़कों पर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। संघर्ष कर रहा है। कल केजरीवाल जी ने एक पैकेज की घोषणा की है, वो लोन दिया है। सर, हमें लोन नहीं, स्थायी हल चाहिए। हम जो वेतन का स्थायी हल चाहते हैं, जनवरी तक का नहीं, हमें परमानेंट सैलरी एड में पैसा दिया जाए और कर्मचारी को पहली तारीख को वेतन मिलना चाहिए। हर महीने के अंदर ये नहीं कि हम लगातार भीख मांगते रहे, लगातार वेतन के लिए संघर्ष करें। लेकिन सैलरी तो एमसीडी का काम है ना सर। नहीं, एमसीडी एक सहायक संस्था है, दिल्ली सरकार का काम है। 30% एमसीडी करती है, 70% दिल्ली सरकार पैसा देती है। रामनिवास सोलंकी साहब एक बात बताएं, उन्होंने पैसा रिलीज कर दिया, फिर भी हड़ताल। सर, उन्होंने कितना पैसा किया, जनवरी तक का किया? सर, हम लगातार एक साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक साल से वेतन नहीं है हमारा। देखो जी, हम लगातार एक साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमने जुलाई में संघर्ष किया, अगस्त में संघर्ष किया, अक्टूबर में संघर्ष किया और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सर, एक महीने की जनवरी तक का वेतन दे दें। हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, इसका स्थायी समाधान चाहिए। उससे पहले एमसीडी का एकीकरण हो। पहली मांग एमसीडी का एकीकरण, बाद में सैलरी है। सर, जब तक एकीकरण नहीं होगा तब तक लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। 3 मेयर और चेयरमैन, 3 कमिश्नर, दुनिया भर के खर्चे बढ़ गए। जब खर्चे कम होंगे तभी तो वेतन मिलेगा। और सारी यूनियन एक है। आज जो ये रोहिणी में पैदल मार्च किया गया, ये हमें 4 महीने से वेतन जो मिल रहा, हमारे एरियर नहीं मिल रहा। हमारे आगे शिक्षकों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको ना जीपीएफ का पैसा मिल रहा है, ना उनको एरियर मिल रहा है। स्कूलों में इनको कमीशन मिल रहा है, सब कुछ मिड डे मील बांट रहे हैं, सारे टेंडर हो रहे हैं, सारा कुल मिला के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऊपर से केजरीवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम आपको 550 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 600 करोड़ रुपए दे रहे हैं, कोई खैरात दे रहे हैं। 3 महीने से काम कर लिया और ये संवैधानिक बाध्यता है कि केजरीवाल को हमें पैसा देना पड़ेगा, अपने घर से नहीं दे रहा हो, क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है। आर्टिकल 243 का हवाला देते हुए सबको पता है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो निगम को पैसा दे, लेकिन केजरीवाल वोट की राजनीति कर रहा है। कल भी जैसा कि आपने देखा, वो कह रहा है डीडी हमें दे दो। कितने लोग हैं आज यहाँ पर आप लोगों ने? 2000 2 से 3000 तो टीचर है, बाकी महकमे मिला के 5000 लोग हैं। 5000 लोग हैं। आज भी एक तरीके से दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब बदमाश किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। यहाँ तक कि अब बदमाशों की शिकार बच्चियां भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब बदमाश किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। यहाँ तक अब बदमाशों की शिकार बच्चियां हो रही हैं। ऐसा मामला उस वक्त सामने आया जब लक्सनी थाना क्षेत्र के पकवाल गांव में एक 14 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी नकाबपोश बदमाशों ने बच्ची को गोली मार दी। गोली बच्ची के पेट में लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अचानक आनन फानन में परिजनों ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने वाराणसी रेफर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बकवाल गांव से महज 24 मीटर की दूरी पर महिला थाना है। पुलिस को भनक तक नहीं हुई और बदमाश अपना काम करके निकल गए। अपराध के प्रति पुलिस कितनी सक्रिय है, इस घटना को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। घायल बच्ची की मां की माने तो उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुछ नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। हम लोग घर के अंदर थे, चीख सुनते ही घर के बाहर आए तो देखा कि गोली लगी है। आनंद फानन में जिला अस्पताल में लाए। इस मामले में चिकित्सक ने बताया कि एक 14 वर्षीय बच्ची कृष्णा को गोली लगी हालत में लाया गया। गोली उसके पेट में लगी थी, हालत गंभीर थी तो हमने वाराणसी रेफर कर दिया। कोई आया चला गया, खेल रही थी बाहर खेल रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रोने लगी तो सब लोग दौड़े, सब लोग घर में से देखे ही नहीं कौन था कैसे।
बच्चे आए थे, उनको पेट में गोली लगी थी, बहुत हालत सीरियस थी। उसको जो है बनारस के लिए रेफर कर दिया है। उसको दवाएं वगैरह लगाया गया है। हालत कंडीशन तो उसकी बहुत गड़बड़ है। कितने साल की बच्ची है, क्या नाम था, कहाँ की निवासी थी? कृष्णा नाम की बच्ची है, 14 साल उम्र है उसकी, बकवल सराय लखनसी में रहती है। महू उत्तर प्रदेश से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। बलिया जनपद के हल्दी थाना क्षेत्र के बरसोदा गांव की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी संगीन वारदात का सही खुलासा न होने से नाराज भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। बलिया जनपद के हल्दी थाना क्षेत्र के भरसोता गांव की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी संगीन वारदात का सही खुलासा न होने से नाराज भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर में धरना प्रदर्शन दिया और कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सिपाही भर्ती की तैयारी में जुटी युवती के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामान्य घटना नहीं है। हालांकि बलात्कार और हत्याकांड सहित 13 सूत्री मांगों के समर्थन में जुलूस निकालकर कलेक्टर पहुंचे पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कलेक्टर पर अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित धरना सभा को संबोधित करते हुए राम इकबाल ने कहा कि बलिया की बेटी की इज्जत लूटने के बाद गला काट कर हत्या करने की हिमाकत की है। इस प्रकरण में पुलिस ने केवल एक आपराधिक को गिरफ्तार कर वास्तविक घटना को छिपाने का कार्य किया है। जिला प्रशासन ने अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। छात्र के हत्याकांड में जिले के लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। जब बलिया में इस तरह की घटना हुई है और प्रशासन ने तानाशाही रवैया दिखाया है, तब भृगु नगरी से ही बगावत की जंग छेड़ी गई है। अंग्रेजों के सत्ता के खिलाफ भी बलिया के लोगों ने बगावत का बिगुल फूंका था और आज बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, विकास कार्यों की धन की लूट के साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने के सफेद पोश आगे हैं। जनपद को जितना खतरा इस्लामिक देशों से नहीं है, अलकायदा के आतंकियों और आईएसआई से नहीं है, बल्कि उससे अधिक खतरा उनको सफेद पोश नेताओं से है, जिनके पास ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदना नहीं है। अगर संवेदना होती तो लोग सड़कों पर उतरकर संघर्षों का शंखनाद नहीं करते। लेकिन आज भी बलिया के माटी में वह बगावती तेवर देखने को मिले। एक आदमी न बलात्कार कर सकता है न हत्या कर सकता है गर्दन रेत कर, क्योंकि वो लड़की उस लड़के से बहुत ताकतवर भी है। वो गर्दन इसलिए रेत दे गई होंगे कई लोग, ताकि न अपने माँ बाप को बुला सके, न भाइयों को, न गांव वालों को, न जिला वालों को। इस अमानवीय कृत्य पर अब तक शासन प्रशासन चुप्पी साधा हुआ है। मैं इस घटना में सीबीआई जांच के लिए यहाँ पर लोगों को बुलाया हूँ और इस आंदोलन को लड़ूंगा बहुत जबरदस्त ढंग से। इस जनाक्रोश को रिजल्ट में बदलना है मुझे। सीबीआई जांच चाहिए। उस लड़की के परिवार वालों को 45 लाख रुपया मुआवजा चाहिए, जैसे अखिलेश यादव जी ने 1 लाख को दिया। 45 लाख उनसे अनुरोध करता हूं, थोड़ा बलिया की बेटी की तरफ भी ध्यान दो। आज के 10 वर्ष पहले जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो इसी बलिया की बेटी एक और अध्यापिका थी, बलात्कार के बाद उसको बोटी बोटी काट कर बोरे में बांध कर फेंका गया था। हमारे खाने में पुलिस गिरफ्तार की है। हमने उसका नाम बताया नहीं किया, नहीं, पुलिस ने हमसे पूछा, हमने बताया कि राजेश साहनी है, धनुष साहनी का लड़का, उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद मुझसे 23 दिसंबर को बताई थी। फिर मेरी भी बात सुननी चाहिए। हमने बताया कि देखिए ये लड़का राजेश साहनी, धनुष साहनी का लड़का, उसको तंग करता था, वही धमकी भी दिया था कि हम तुम्हें उठा लेंगे। 23 दिसंबर की बात है। अन्य लोगों के नाम बताई थी, लेकिन उसका तो हमारे पास मैसेज भी है। ललन यादव का मैसेज है हमारे पास कि अब बेवफाई पे उतर जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ये ललन पास मैसेज क्यों किया है? वो मेरे पास 28 नवंबर को मैसेज किया है। बताइए, तो हम कैसे माने? उस मैसेज को दिखाने के बाद भी पुलिस उसको रखी, फिर छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? आइए सुनते हैं मृतका की बहन से बगावत के सुर। 30 लाख रुपए के लिए मौसी के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर लाश को डीजल से जलाकर खुर्द-बुर्द करने के प्रयास के आरोप में जिला पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। 30 लाख रुपए के लिए मौसी के बेटे की गला रेत कर हत्या कर लाश को डीजल डालकर जलाकर खुर्द करने के प्रयास के आरोप में जिला पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक की लाश गुरदासपुर पुलिस को 10 जनवरी को मिली थी और लाश को एक नहर की पटरी पर सरकंडों में कुत्ते नोच रहे थे। अधजली लाश के गले से लेकर पांव तक का मांस कुत्तों ने नोच डाला था।
वहीं करीब 20 दिनों के बाद मृतक की पहचान हो पाई। पुलिस जिला गुरदासपुर की तरफ से अधजली लाश मिलने पर गंभीरता से जांच के बाद सामने आया कि अधजली लाश राजविंदर सिंह निवासी गांव छीना रेलवाला गुरदासपुर की है और 6 जनवरी से घर से लापता था। जांच में यह भी सामने आया कि काफी समय पहले राजविंदर ने अपनी जमीन बेचकर अपनी बहन और जीजा को टीचर की नौकरी दिलवाने के लिए मासी के बेटे हरदयाल सिंह निवासी जफरवाल को 30 लाख रुपए दिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी जब उसने उसकी बहन और जीजा को नौकरी नहीं लगवाई तो राजविंदर उससे पैसे वापस मांग रहा था। उधर हरदयाल सिंह और उसके पैसे से जमीन खरीद चुका था, जिसके चलते वह पैसे लौटाने में टालम टोल करने लगा और जब पैसे न देने पड़े इस बात का मन बना लिया तो गुरदयाल ने अपने 2 और साथियों सुरजीत और तरुण कुमार के साथ मिलकर राजविंदर का बेरहमी से कत्ल कर डाला। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਮਏ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 25 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਆ ਕੋਈ ਲੇਲਾਂ ਦਾ ਤਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਗੱਜੂ ਗਾਜੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਝਾਂਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਲੇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਪੁਰ ਖਰੀਦੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਬਦਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਵਾ। ਐਸਆਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਰਸ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੇਲਵਾਲਾ ਸ਼ੀਨਾ ਥਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਹੋਈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਫਰਵਾਲ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਲੇਲ ਅਤੇ ਸਕੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਡੇਰੀਵਾਲ ਦਰੋਗਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਿਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਰੱਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਵਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 2 ਮਿਤੀ 10/1/16 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302/201 ਆਈਪੀਸੀ ਥਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके आज पेश अदालत किया जा रहा है। गुरदासपुर पंजाब से अवतार सिंह की रिपोर्ट। पठानकोट के मामून कैंट में काम करने वाले एक मजदूर को जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामून कैंट के अंदर केबल डालने का काम करने वाले इस मजदूर को हिरासत में लिया है। पठानकोट के मामूली कैंट में काम करने वाले एक मजदूर को जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामून कैंट के अंदर केबल डालने का काम करने वाले इस मजदूर को हिरासत में लिया है। इस मजदूर की पहचान इरशाद अहमद पुत्र मोहम्मद असलम पुलिस स्टेशन सुरनकोट जिला पुंछ जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। इस युवक पर आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करने का इल्जाम लगाया गया है। पठानकोट पुलिस ने इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस युवक पर पाकिस्तान में फोन करने और खुफिया जानकारी देने के सबूत मिले हैं। यह है वो आरोपी जिसे पुलिस ने मामून छावनी से जासूसी करने के आरोप में काबू किया है। इससे आज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश किया गया। माननीय अदालत ने आरोपी इरशाद को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपी इरशाद अपने आप को बेकसूर बताते रहा। पुलिस इससे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की। आप आईएसआई के लिए काम करते थे? किसके लिए करते थे? मजदूरी करता। तो आप किस फोन कहाँ करते? बक्सा करते थे? ये इरशाद अहमद सन ऑफ मोहम्मद असलम वासी हाड़ी जिला पुंछ का असी सीक्रेट इनफॉर्मेशन से राउंड अप किया है। ये खिलाफ मुकदमा नंबर 8 अंडर सेक्शन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दर्ज किया इन्वेस्टिगेशन। सर इसके क्या आईएसआई से सीधे ताल्लुकात थे, ऐसा कुछ पता चला है? नहीं, अजय इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद ही पता लगेगा। पठानकोट पंजाब से अवतार सिंह की रिपोर्ट। मोगा के थाना धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव जलालाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के खेतों में बनी मोटर से लड़की का शव मिला। लड़की कुछ दिन पहले ही दुबई से आई थी। मोगा के थाना धर्मकोट में अधीन पड़ते गांव जलालाबाद में आज उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के खेतों में बनी मोटर से लड़की का शव मिला। लड़की कुछ दिन पहले ही दुबई से आई थी। यहाँ है खेत की मोटर में पड़ी कुलवंत कौर की लाश, जिसे पुलिस उठाकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल ले जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम गुरमीत सिंह ने बताया है कि बीती देर रात उनको सूचना मिली थी कि जलालाबाद के खेतों में एक नौजवान अमरजीत सिंह जो कि मेंबर पंचायत है, उसकी लाश लटकी हुई मिली है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। और जब सुबह उनको फिर फोन आया कि
जहां पर अमरजीत सिंह की लाश मिली थी, ठीक उसी की कुछ दूरी पर खेत में मोटर के एक कुलवंत कौर नाम की लाश पड़ी है, जिसकी तेजधार हथियार से कत्ल किया गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। लड़की की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। पुलिस इस प्रेम प्रसंग के चलते देख रही है। उन्होंने बताया कि इसकी बारीकी से जांच हो रही है कि यह सारा मामला कैसे हुआ। गांव के सरपंच ने बताया कि मृतक अमरजीत सिंह गांव की पंचायत का मेंबर है। अभी इस घटना के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ा है। देर रात हमें लड़के का शव मिला था। हमने सोचा कि इससे आर्थिक तंगी के कारण इसने आत्महत्या कर ली है और हमने इसकी लाश को सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। लेकिन आज जब हम अस्पताल में ही उसकी कार्रवाई कर रहे थे तो हमें सूचना मिली कि उसी जगह से नजदीकी खेत में बनी मोटर पर एक लड़की का शव पड़ा है और पता चला कि यह मोटर भी उसी लड़के की है जिसकी रात को मौत हुई थी। लेकिन अभी इसके कारणों का कुछ पता नहीं चला। इन दोनों के घर आपस में नजदीकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रेम संबंध है या कोई और कारण, तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। ये मेरा पंचायत मेंबर सी मुंडा अमरजीत ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੋਟਰ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਦ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਧੌਣ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਭ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਵੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਕਰਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਨੇੜੇ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੀ 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 29-30 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 25 ਐਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 6 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ है। मोगा से कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ विपिन ओकारा की रिपोर्ट। कटनी में विद्यार्थी परिषद द्वारा राहुल गांधी पर जबरन राजनीति करने और जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुए पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया गया। कटनी में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्र रोहित वेमुला के
द्वारा किए गए आत्महत्या के मामले में छात्र की मौत के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा जो राजनीति की जा रही है, जिसके चलते छात्रों के बीच जातिवाद फैल रहा है, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा राहुल गांधी पर जबरन राजनीति करने और जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए शहर के हृदय स्थल सुभाष चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन कर रोष व्याप्त किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख अंजनय तिवारी के नेतृत्व में जिला संयोजक अंतर उर्मिला एवं नगर कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। विद्यार्थी परिषद द्वारा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा पर राजनीतिक कर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विरोध किया गया, उनका पुतला दहन किया गया और आप मीडिया जन के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आए और शिक्षा के क्षेत्र पर राजनीतिकरण और जातिगत आधार पर राजनीति न करते हुए स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? अनंत कटनी मध्य प्रदेश से यश खरे की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।